हेलो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्योर रेडिएशन होता है। इसकी खास बात होती है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं वेव की डायरेक्शन में। जैसे अगर मैं तुमको फील्ड दिलाऊं तो सबसे पहले हम डायग्राम फील्ड दिला रहा हूँ। जैसे ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेव है तो मछली कैसे पानी में चलती है? ऐसे ऐसे मछली पानी में ऐसे ऐसे चलती है। और तो ये हो गई वेव ऑफ डायरेक्शन, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सांप की तरह ऐसे ऐसे चलेगी, सांप की तरह। तो इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्योर रेडिएशन होता है, प्योर रेडिएशन होती है, प्योर रेडिएशन। इनकी खास बात ये होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव की। सपोज दैट ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये एस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सेस में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई एक्सिस पे होगी मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ पॉइंट लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, according to this theory, electromagnetic wave emitted by any source is travel in continuous manner in form of wave, इनकी दूसरी खास बात होती है कि इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सूरज से किरणें इधर आती हैं, वो तो समझ सकते हैं कि कोई मीडियम की जरूरत और ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से चलती हैं। इट ट्रेवल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा पॉइंट मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली perpendicular to the direction of wave, ये ऐसे ही कि वेव की डायरेक्शन अगर ये है तो मछली की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। सांप की डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस में है, और ये
सपोज दैट वाई एक्सिस मान लो, तो जेड एक्सिस, ये सांप वाली डायरेक्शन जेड एक्सिस हो जाएगी। तो मतलब इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव्स तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। बस इनकी इतनी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम फाइनली समझेंगे वेव को, वेव के कुछ पैरामीटर समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वेव पैरामीटर ऑफ वेव। चलो, वेव लेंथ, वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होती है? वेव, सबसे पहले हम वेव बना के देखेंगे। ये होती है वेव, एक वेव, और ये होती है दूसरी वेव। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ और क्रेस्ट। वेवलेंथ को सिंपली लैम्डा से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ और क्रेस्ट, ट्रफ ले रहे हैं, क्रेस्ट ले रहे हैं, तो ये होगी वेवलेंथ। अगर ट्रफ लेंगे तो सिंपली ये होगी वेवलेंथ। ये वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी ले सकते हो। तो दूसरा पैरामीटर हम समझेंगे वेव नंबर। आई होप वेव समझ में आई होगी। डिस्टेंस, एक डिस्टेंस बिटवीन क्राफ्ट और ट्रफ होती है वेवलेंथ, और वेव नंबर। अब मूव ऑन करेंगे वेव नंबर पर। वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं सिंपली इस तरह। वेव नंबर होती है नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन पर यूनिट लेंथ। अभी देखो, इसको समझा रहा हूं। एक यूनिट लेंथ ले ली, अब इसमें जितनी वेव बनेंगी वही वेव नंबर होगा। सपोज दैट 1, 2, 3 वेव बन गई हैं, फाइनली है इसको वेव नंबर। और या फिर यूनिट लेंथ में वेव नंबर वेरी, अगर हम छोटी छोटी वेव लेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा ही वेव हो जाएंगी। यूनिट लेंथ में टोटल नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव्स आ रही हैं, इसी को वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर को सिंपली 1/λ से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी मीटर थी तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। थर्ड है फर्स्ट सेकंड। यूनिट इधर लिख दे रहे हैं थोड़ी। यूनिट मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। और थर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को सिंपली म्यू से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। सपोज दैट एक बाउंड्री ले ली, इधर से वेव आई और कितनी पर यूनिट टाइम में कितनी वेव निकल गई। जैसे एग्जांपल लेंगे, चूहा, सपोज दैट ये चूहा है और ये है सांप। तो
नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट, एक यूनिट टाइम में कितने जल्दी चूहे ज्यादा निकलेंगे या सांप ज्यादा निकल जाएंगे। अगर तुमने थोड़ी देर के लिए इधर से गेट ओपन कर दिया तो सांप ज्यादा निकलेंगे या चूहे। तो ऑब्वियस सी बात है चूहे ज्यादा निकल जाएंगे क्योंकि उनकी लेंथ छोटी। तो बस ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट टाइम में जैसे ये वेव जा रही है और एक यूनिट टाइम में उधर देखा जाए तो कितनी वेव निकल गई, तो उन्हीं को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/टाइम, इसकी यूनिट सेकंड इनवर्स, वेवलेंथ पढ़ लिया है, वेव नंबर पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी सिंपली होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, सिंपली इसको सी से डिनोट करते हैं, सी बराबर लैम्डा अपॉन टी, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। अब इस फॉर्मूला को थोड़े रीअरेंज करेंगे तो अभी हम फ्रीक्वेंसी को पढ़ के आए हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, 1/t को सिंपली लैम्डा 1/t को v लिख सकते हैं, 1/t को v लिख सकते हैं, म्यू म्यू म्यू। तो फाइनली अब इसको थोड़ी रीअरेंज करेंगे तो इसका लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, म्यू को नीचे भेज दिया फ्रीक्वेंसी को। अब इसमें एक रिलेशन निकलता है, लैम्डा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इसको समझेंगे थोड़ी। सपोज दैट दो वेव हैं, एक वेव ये है और एक वेव ये है। जिसकी वेवलेंथ छोटी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तुमको इस डायग्राम से अच्छे से चमक रहा होगा। जिसकी वेवलेंथ छोटी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर ये इधर से निकाली जाए दोनों वेव्स को तो सबसे ज्यादा वेव्स एक यूनिट टाइम में सबसे ज्यादा वेव्स कौन सी निकलेंगी, ये वाली, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, वो छोटी वेवलेंथ होगी उसकी। तो बस फाइनली यही फील दिलाना था कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। अब हम पढ़ेंगे प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी प्लैंक्स ने बोला था, सबसे पहले उसने एक बल्ब लिया, इस बल्ब की एनर्जी निकलती है वेव्स की फॉर्म में, ऐसा मानना था। लेकिन प्लैंक्स बोलता है नहीं, इसकी एनर्जी वेव्स की फॉर्म में नहीं निकलती कंटिन्यूअसली। इसकी जो लाइट एनर्जी है,
सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, इसकी एनर्जी निकलती है जो वो इस प्लेन्स का मानना था कि वो जो भी रोशनी तुम्हारे तरफ आ रही है, जैसे बल्ब लगा है, ये बल्ब है, इधर से मेरी रोशनी आ रही है तो तुमको लग रहा है ये कंटिन्यूअस है, तो उसने बोला नहीं, ये डिसकंटिन्यूअस पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है एनर्जी, पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। तो उसका मानना था कि छोटे छोटे पैकेट्स की से आगे चलती है, छोटे छोटे पैकेट्स, इन्हीं को जाके उसने आगे क्वांटा बोला। तो इसका मान सोर्स ऑफ एनर्जी वैल्यू को सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। अब हम प्लैंक थ्योरी का एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी electromagnetic wave emitted by any light source is not continuous. कंटिन्यूसली ये गलत है, ये उसका मानना था कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी ऑफ इमिटेड लाइट इमिटेड सोर्स इज नॉट कंटिन्यूस बट इट इज डिसकंटिन्यूअस। It is discontinuous in the form of small packets. इन्हीं पैकेट्स को these packets called क्वांटम, इन्हीं को आगे जाके क्वांटम बोला गया। तो प्लैंक्स का एनर्जी ऑफ फोटोन उसने बताया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जो प्लैंक्स कांस्टेंट एच म्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34। अब इसको और मॉडिफाइड करेंगे तो उसने तीसरी बात बोली थी, जो ये एनर्जी के पैकेट्स जो जा रहे हैं तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर ये एब्जॉर्ब होंगे, अगर इधर इस प्लेट पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब होंगे। जैसे अगर तुमको रोटी खाने के लिए दिया जाए, सिंपली बोला जाए कि तुमको रोटी खाना है और मतलब उसको या तो एक खाना या दो खाना या तीन खाना या चार खाना, ऐसे नहीं 3.5 नहीं खाना, तो तुम ऑब्वियसली 3 खाओगे या 4 खाओगे या 5 खाओगे, बीच में खाओगे तो तुमको दे दिया कि तुमको मम्मी कसम है, तो नहीं खा सकते। मतलब सेम यही प्लैंक्स बोलना चाहता था कि मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, ऐसे नहीं कि हाफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या 1.4 एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा उसका कुछ नहीं। तो उसने एनर्जी ऑफ फोटोन इज एन, फोटोन के लिए लिखेंगे हम NH म्यू। एन है इंटीजर नंबर, एन इंटीजर नंबर, सिंपली ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, हाफ में नहीं हो सकता, 0.5 ये नहीं हो सकता, 0.4 ये नहीं हो सकता। अभी इसको थोड़ी और मॉडिफाइड करेंगे तो इसको फाइनली लिख सकते हैं NH म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? म्यू। ये रिलेशन हम आगे पढ़ के आए हैं, CY लैम्डा भी लिख सकते हैं इसको, SCY लैम्डा, NHCY लैम्डा।
ये प्लेन्स क्वांटम थ्योरी, यही फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं, जो कि अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, फाइंड वेवलेंथ ऑफ electromagnetic wave having frequency equal to 5 into 10⁻⁹। क्वेश्चन को करेंगे, फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इतना। तो सबसे पहला फार्मूला होता है C बराबर, अपन लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, म्यू लैम्डा। तो वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ बराबर C अपॉन म्यू। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट तो 3 into 10⁻⁸। फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 into 10⁻⁹। 30 into 10⁸ into 10 कर देंगे इधर, 5 into 10⁻⁻10, 5 6 into 10⁻, ये ऊपर जाएगा -2 मीटर। लैम्डा है वेवलेंथ, मीटर में होती है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांक्स क्वांटम इज 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड। फाइंड वेवलेंथ ऑफ वेव having frequency having frequency 6 into 10⁻15 हर्ट्ज। तो फाइनली इसमें हम वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, लेकिन हमको लैम्डा पूछा है। एग्जामिनर तुमको फालतू का डाटा देगा, तुमको बस उलझाने के लिए। इस क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ये सब फर्जी दिया है तुमको, इसका कुछ यूज नहीं है। वेवलेंथ बराबर म्यू लैम्डा होता है, स्पीड ऑफ लाइट म्यू लैम्डा, लैम्डा बराबर C अपॉन म्यू। फ्रीक्वेंसी तुमको गिवन कर दिया, उसने ये डाटा फालतू का देगा, तुम्हारा टाइम किल कराने के लिए फालतू का डाटा देगा और तुम्हें इसको देख के पैनिक करोगे। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे 3 into 10⁸, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 into 10⁻15। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 30 10⁸, 6 into 10⁻16, 5 और ये ऊपर जाएगा 5 into 10⁻⁻8 मीटर आंसर। फाइनली हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, इससे भी बेहतर।
क्वेश्चन थर्ड 3 × 10⁸ photons emitted by a source is found to have 1.5 joule energy. Find its wavelength. हमको वेवलेंथ फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स दे दिए, एनर्जी दे दी, एनर्जी। तो हम अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। एनर्जी बराबर होता है NSC/λ। तुमसे लेमडा पूछा है, तो लेमडा NSC/E। नंबर ऑफ फोटोन गिवन है 3 × 10⁸। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तुमको याद रखनी है 6.6 × 10⁻34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू तुमको याद रखनी है 3 × 10⁸। क्वेश्चन में भी गिवन कर सकता है। और अब एनर्जी दिया है 1.5 0.5। इसको कैलकुलेट करेंगे 19 10⁻16 34 16 दूनी 32 -18 अपॉन 0.5। इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 39.6 10⁻−18 मीटर। फाइनली इतना इसका आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन अब करेंगे। क्वेश्चन two different radiation having wavelength 6000 angstrom and 12,000 angstrom has energy E1 and E2. Find E1 upon E2। हमको वेवलेंथ दे दी है और फाइनली एनर्जी का रेशियो पूछा है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर NHC/λ। पहला फॉर्मूला ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था E बराबर NHμ। तो इससे एक रिलेशन निकालेंगे। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन तुमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये क्वेश्चन, रेशियो वाले क्वेश्चन सभी टैकल करने में बहुत आसानी करेगा। तो अब बस सीधा फॉर्मूला E1/E2। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा के। लैम्डा गिवन है, मतलब E1 λ1
E2 लैम्डा टू कितना है 12,000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा वन कितना है 6,000 एंगस्ट्रॉम। फाइनली 2:1 2:1 ये इसका आंसर होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल बोहर एटॉमिक मॉडल बेसिकली बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला पोस्टुलेट था कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही वैलिड था बोहर एटॉमिक मॉडल। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, अब इसमें अभी एक इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो फाइनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन गया। दूसरा पोस्टुलेट दिया था उसने, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूमता है तो मैक्सवेल का वो मानना था कि कोई भी एक्सेलरेटिंग पार्टिकल हो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करता है और फाइनली एक टाइम बाद उसको इतनी कम हो जाएगी उसकी एनर्जी कोलैप्स कर जाएगा। तो बोर ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन फाइनली इसमें कोलैप्स नहीं करता, जितना ही इसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K/Q1 Q2 अपॉन R² बराबर mv² अपॉन R। थर्ड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिटल in which its angular momentum electron revolve on those orbital in which angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। तो फाइनली इसने थर्ड पोस्टुलेट दिया था कि इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंट h अपॉन 2 पाई होगा और इसमें किसी भी ऑर्बिट के लिए n लगेंगे NH अपॉन 2 पाई। n फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n 1 होगा या तो ऑर्बिट 1 2 3, n बराबर 1.2 1.5 ऐसा कुछ नहीं होगा। चौथा पॉइंट उसने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन इलेक्ट्रॉन revolve only on those orbital electron revolve on that orbit electron revolve in orbital
हैज कांस्टेंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में तो उसकी कांस्टेंट एनर्जी होती है। इन्हीं ऑर्बिट्स को उसने एनर्जी लेवल बोला है, इन्हीं ऑर्बिट्स को उसने एनर्जी लेवल बोल दिया। दो दीज ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल। इस इक्वेशन को याद रखना है, इसको हम आगे यूज करेंगे डेरिवेशन में भी, और ये बहुत काम की इक्वेशन है। NH/2π mvr = NH/2π। तो फाइनली हम बोर के एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहला एप्लीकेशन पहले एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सपोज दैट ये ऑर्बिट है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जितना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा स्टैटिक। तो फाइनली ये दोनों पहली इक्वेशन बनेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इक्वेशन क्या होती है? K(Q1Q2)/r²। सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स फॉर्मूला mv²/r। तो इधर से r कट जाएगा। Q1 की वैल्यू रखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r इंटू mv²। ये इसकी पहली इक्वेशन बनी। और सेकंड इक्वेशन अभी हमने पिछले स्लाइड में बोर ने बोला था, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। तो ये दूसरी इक्वेशन। फाइनली हमको रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। v वेलोसिटी गायब करेंगे, रेडियस को रहने देंगे। वेलोसिटी गायब करने के लिए वॉल्यूम NH/2π mr। इसी वेलोसिटी को फाइनली इधर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। जैसे ही पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा Kq²/r इज इक्वल टू mNH/2πm r का होल स्क्वायर। तो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे आगे। kz² इज इक्वल टू mn²h² 4π²m²r²। अब देखो कट क्या रहा है, तो सबसे पहले कटेगा एम कट जाएगा, रेडियस से कट आर कटेगा, फाइनली निकलेगा। अब इस आर इस इक्वेशन को पहले ऊपर लिखेंगे। kze² इज इक्वल टू n²h² अपॉन 4π²r। फाइनली r को हम इस साइड ले जाएंगे तो n²h² 4π² kze²।
फाइनली इसमें ये दो वेरिएबल हैं जो चेंज होंगे, एक एटॉमिक नंबर और सेल नंबर। तो इसका सब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा रेडियस बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में। यही फाइनली रिजल्ट तुमको याद रखना है। क्वेश्चन में बस यही यूज होगा। इसका दूसरा फॉर्म याद सीधे रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड एटॉमिक नंबर। अब हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे रेडियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो अगेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जेड न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होंगे, तो इक्वेशन Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन MB स्क्वायर अपॉन R से R कट गए एक, तो इसमें Q1 Q2 रखेंगे, ZE स्क्वायर आएगा RMB स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सेकेंड इक्वेशन ये पहली स्लाइड में ये इक्वेशन तुमको रटने को बोला था, MB स्क्वायर NH अपॉन 2 पाई। तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब R को गायब करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे NH 2 पाई MB, और यही R अपन को इधर पुट कर देना है, तो KZE स्क्वायर NH 2 पाई MB बराबर MB स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करेंगे, KZE स्क्वायर इंटू 2 पाई MB अपॉन NH बराबर MB स्क्वायर। अब देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, मास से मास कट गया। फाइनली जो एक्सप्रेशन निकल के आया KZE स्क्वायर 2 पाई, V से V कटेगा, 2 पाई NHV। इसमें N वेरिएबल है, Z भी एटॉमिक नंबर भी वेरिएबल है, तो फाइनली इन सबको कैलकुलेट करने में वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2.18 10⁻⁶ Z अपॉन N मीटर पर सेकंड में आएगा। ये अच्छे से रट लो। तो फाइनली हम रेडियस और वेलोसिटी पर क्वेश्चन कर ले रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आज, तो तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये डेरिवेशन तुमको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली एक्सप्रेशन याद रखो, वेलोसिटी का एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N, ये भी ज़्यादा यूज होगा। मीटर पर से इसमें कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब मैं रफ कर रहा हूँ।
चलो क्वेश्चन की बारी आ चुकी है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर मोमेंटम रेडियस वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो फाइनली ये क्वेश्चन है, रेडियस भी पूछा है, वेलोसिटी भी। तो टैकल करते हैं सॉल्यूशन। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? NH/2 एच कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सेकंड ऑर्बिटल बोल दिया है। तो इसका फाइनली आंसर आया n बराबर 2h/2 मतलब h/पाई आंसर है पहला। दूसरा रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था 0.59529 इंटू n²/z, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो फाइनली 0.529 ये एंगस्ट्रॉम में है इंटू n², ऑर्बिट कौन सी? सेकंड ऑर्बिट गिवन है। तो 2 2 2 4, एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन हीलियम 2, एटॉमिक नंबर 2 है। 2 से 2 9 18 4 5 और 10 एंगस्ट्रॉम आंसर। रेडियस के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड, यही फॉर्मूला था ना। तो अब इसमें बस कुछ नहीं, तुमको z और n की वैल्यू रखनी है। एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन हीलियम 2, ऑर्बिट कौन सा है? सेकेंड 2, 2 से 2 कट गया, मतलब फाइनली 2.18 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इन सेकेंड ऑर्बिटल of hydrogen atom is x. Find angular momentum in second orbit of helium पॉजिटिव। तो फाइनली हमको एंगुलर मोमेंटम और सेकंड हीलियम को पूछा है। सॉल्यूशन, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2 NH/2। तो फाइनली हाइड्रोजन एटम का दिया है x, हीलियम को पूछा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एटॉमिक नंबर का कुछ होता ही नहीं है। इसमें वेरी ओनली डिपेंड करता है ऑर्बिट के,
सेकंड ऑर्बिट गिवन है, मतलब कि सेम आंसर होगा। हीलियम का भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन का कितना निकलेगा, 2h/2 बराबर x। सेम एंगुलर मोमेंटम ऑफ हीलियम पॉजिटिव का भी x ही रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्बिट सेम है, आंसर सेम रहेगा, चाहे हाइड्रोजन के लिए, चाहे हीलियम के लिए, चाहे लिथियम बेरिलियम किसी के लिए भी पूछ ले। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पे डिपेंड ही नहीं करता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन इजी था लेकिन सरल था। थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x। फाइंड रेडियस ऑफ इट्स थर्ड ऑर्बिटल। और सिंपली रेडियस का क्वेश्चन है, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल गिवन है, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल पूछा है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल x गिवन है 0.529 इंटू n² अपॉन z होता है। हाइड्रोजन का सिंपली एटॉमिक नंबर 1, 0.529 इंटू n कितना गिवन है, फर्स्ट मतलब 0.529 बराबर x गिवन है। अब पूछा है फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल R3 निकालेंगे, 0.529 n² n कितना गिवन है 3 9 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर 1 मतलब कि ये गिवन है x, R3 निकल के आया है 9x। और सिंपली इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है R बराबर 0.529 n इंटू n² अपॉन z। तो ये भी फिक्स है, हाइड्रोजन के लिए पूछा है, और ये भी फिक्स है। तो फाइनली रेडियस n पर डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ ऑर्बिटल पे। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल बराबर n1², रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिटल n2²। इस फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल गिवन है x, ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए 1, किसके लिए पूछा है, थर्ड ऑर्बिटल के लिए n, 3 9। रेडियस ऑफ सेकंड R2 निकल के आया है 9x। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो मतलब समझाने के लिए कर दिया। इतना तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए अगर तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। फाइंड रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम / सेकेंड ऑर्बिटल ऑफ हीलियम पॉजिटिव एंड थर्ड ऑर्बिटल
ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। तो फाइनली रेडियस पूछा है, रेडियस का रेशियो पूछा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू n² सोल्यूशन। तो फाइनली फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो मतलब ये कांस्टेंट है, 0.529 कांस्टेंट रहता ही है, मतलब रेडियस n पे डिपेंड कर रही है खाली, क्योंकि नहीं यार हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जेड भी बदल रहा है। तो फाइनली रेडियस n² और जेड पे डिपेंड कर रही है। तो फाइनली रेशियो लिखेंगे r ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू r ऑफ हाइड्रोजन, r ऑफ हीलियम रेशियो r ऑफ लिथियम +2। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिटल गिवन है n² 1, जेड उसका 1 होता है हाइड्रोजन का। हीलियम का n कितना गिवन है? सेकंड। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर होगा इधर 4 n² है। और थर्ड ऑर्बिटल लिथियम थर्ड ऑर्बिटल के 9 अपॉन इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, फाइनली 1 से 1/2/3 आंसर इसका आएगा। आई थिंक तुमको अच्छे से समझ में आया हो। अब एक और क्वेश्चन वेलोसिटी के ऊपर कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर कर चुके हैं, रेडियस के ऊपर कर चुके हैं, अब वेलोसिटी को भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक। If v1 and v2 v3 are velocity of electron in first, second, third orbital of hydrogen atom, 1 2 3 4 ये ऑप्शन गिवन है। v1 v2 v3 v1 v2 v3 v1 बराबर v2 बराबर v3, लास्ट नन। तो इसको वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो वेलोसिटी का सबसे पहले फार्मूला 2.18 10⁻⁶ z/n। तो वेलोसिटी फाइनली प्रोपोर्शनल है z/n के। तो वेरी कर रहा है, n वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स वेरी कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी कम होगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए बाय।